Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 22nd April 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Integrated Command and Control Centers ICCC, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. तो इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें स्मार्ट सिटी मिशन को रिवाइज करना होगा। तो इसको हम पहले भी कई दफ़ा देख चुके हैं, स्मार्ट सिटी मिशन, जहाँ मैंने आपको बताया कि इस मिशन के अंतर्गत 100 सिलेक्टेड सिटीज़ को डेवलप किया जाएगा, उनको स्मार्ट बनाया जाएगा। और ये जो मिशन था दैट वाज स्टार्टेड इन 2015, ये 5 साल के लिए मिशन लाया गया था। और इसके अंतर्गत जैसा मैंने आपको बताया 100 सिलेक्टेड सिटीज़ को उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से इम्प्रूव किया जाएगा कि वहाँ पे जो लोगों की लाइफ है उसकी क्वालिटी को डिसेंट तरीके से इम्प्रूव किया जाए, इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल तरीके से उसका यूटिलाइजेशन किया जाए। एंड जो भी चैलेंजेज हैं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड चैलेंजेज हैं, सीवेज सिस्टम से रिलेटेड चैलेंजेज हैं, उन सारे चैलेंजेस को स्मार्ट तरीके से उनके सॉल्यूशंस को फाइंड करना ऑब्जेक्टिव है स्मार्ट सिटी मिशन का। इट इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जैसा कि मैंने आपको बताया, इट ट्राइज टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस फॉर वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, सस्टेनेबल सैनिटेशन, मोबिलिटी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, अफोर्डेबल हाउसिंग, ई कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस, ETC। तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत असम के अंदर गुवाहाटी को डेवलप किया जा रहा है जो स्मार्ट सिटी। तो ये तो बात होगी स्मार्ट सिटी मिशन की। अब इसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज़ है। हाल फिलहाल में 2 दिनों की स्मार्ट सिटीज़ कॉन्फ्रेंस कराई गई इन सूरत। ये स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस 18 और 19 अप्रैल को कराई गई। और स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारे यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप पुरी साहब ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो 100 सिटीज़ डेवलप किए जा रहे हैं उनमें से कम 80 सिटीज़ के अंदर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बनाए जा चुके हैं। बाकी के जो बचे हुए 20 स्मार्ट सिटीज़ हैं वहाँ पे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स आने वाले 15 अगस्त तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। आप देखिए इस हेडिंग ही है, ये जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं ये स्मार्ट सिटी के नर्व सेंटर्स होंगे, मतलब कोर एरिया होंगे। तो किसी भी स्मार्ट सिटी, जो भी 100 स्मार्ट सिटी बनाए जा रहे हैं उन सब स्मार्ट सिटी के अंदर एक इस तरीके का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा। 80 जगहों पे बन चुका है, 20 जगहों पे आना अभी बाकी है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये वाराणसी जो एक स्मार्ट सिटी की तरह डेवलप किया जा रहा है उसका इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर करेगा क्या? यहाँ पे जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ हैं वो रियल टाइम में देख सकते हैं, अलग अलग एमिनिटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं कि किस एरिया में पानी की सप्लाई हो रही है, किस एरिया में बिजली है अभी या नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा चल रहा है। वो हर एक तरह की एमिनिटीज़ को रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ दिस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। तो मान लीजिए कि DC हैं किसी डिस्ट्रिक्ट के, तो उस सिटी को जो उस स्मार्ट सिटी मिशन में अंतर्गत आता है, जो उनके डिस्ट्रिक्ट जुरिडिक्शन के अंदर है, वहाँ जाकर के वो देख सकते हैं कि किस एरिया में वाटर सप्लाई किस तरीके का है, इलेक्ट्रिसिटी या सैनिटेशन या ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके का है। और इस तरीके से वो कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं वाटर एंड पावर सप्लाई, सैनिटेशन, ट्रैफिक मूवमेंट, हर एक चीज़, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल। उसके अलावा ये सब बेसिक कम्युनिटीज़ के अलावा वो क्राइम रिलेटेड डाटा को भी ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा उसको लिंक किया जाएगा विथ CCTNS। CCTNS क्या है? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डेवलप किया है। ये CCTNS समझिए कि एक बड़ा सा क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम है जिसमें इंडिया भर के अलग अलग जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं जैसे पुलिस, CBI, CID एंड ऑल, वो अपने अपने डाटा को फीड करते हैं। तो इस तरीके का कुछ होगा CCTNS। उसमें स्टेट लेवल पे क्राइम से रिलेटेड डाटा यहाँ पे मेंटेन होगा, यहाँ पे पुलिस स्टेशन से डाटा आएगा, हायर पुलिस स्टेशन से डाटा आएगा, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से डाटा आएगा, सिटीजन्स जो हैं इंटरनेट की मदद से अपना डाटा यहाँ देंगे। उसके अलावा इसको इंटीग्रेट किया जाएगा विद सेंट्रल क्राइम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से, और फिर सेंट्रल क्राइम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बाकी सारे स्टेट्स के डाटा जाएंगे और वहाँ पे डाटा जाएगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से। तो मुद्दा ये है कि CCTNS
क्राइम रिलेटेड सारे डाटा इंडिया भर में और अलग अलग स्टेट लेवल पे सारे डाटा को वो ट्रैक करता है, कहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ। और ये जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है ये CCTNS से भी डाटा को निकालेगा, मतलब बेसिक एमिनिटीज़ के अलावा क्राइम रिलेटेड डाटा भी वो अथॉरिटीज़ को बताएगा इन स्मार्ट सिटीज़। अब स्मार्ट सिटीज़ पे इस तरह का मेंस में सवाल आपसे पूछा जा सकता है। स्मार्ट सिटीज़ मिशंस दैट एम्ड एट प्रोवाइडिंग बेटर सिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हैव फेल्ड टू डू सो, कमेंट। तो इसमें आप मतलब स्मार्ट सिटीज़ मिशन देखो इन जनरल एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो एक्सपेक्टेशंस थी वो स्मार्ट सिटीज़ मिशन वो आउटकम यील्ड नहीं कर पाए हैं अभी तक। क्या कारण रहे उसके पीछे, इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले इंट्रोडक्शन में लिख देना 2015 में लाया गया, ऑब्जेक्टिव थे 100 स्मार्ट सिटीज़ मिशन को डेवलप करने का, बट अनफॉर्चुनेटली मिशन ने वो आउटकम नहीं दिया जो एक्सपेक्टेड था। डाटा कुछ आप दे सकते हो कि ओनली 33% ऑफ द टोटल 5151 स्मार्ट सिटी मिशंस प्रोजेक्ट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। जितना भी इन्वेस्टमेंट करना था उसका सिर्फ 25% इन्वेस्टमेंट हमने किया है। क्या कारण है स्मार्ट सिटी मिशन का पुअर इम्प्लीमेंटेशन का? तो लोकल गवर्नमेंट्स का कुछ खास रोल नहीं रहा है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल कर रहे हैं। लोकल अर्बन लोकल बॉडी जैसे गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन GMC का रोल कम है और गुवाहाटी एडमिनिस्ट्रेशन का रोल ज़्यादा है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा है। ठीक है, फंडिंग के चैलेंजेस हैं, जितना फंडिंग चाहिए उतना अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। एक्सक्लूजनरी अप्रोच है, मतलब पूरे सिटी को एक इंटीग्रेटेड तरीके से नहीं लिया जा रहा है। एक फ्रेगमेंटेड छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, जैसे गुवाहाटी में गांधी मंडप डेवलप करके छोड़ दिया स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, ये एक्सक्लूजनरी अप्रोच है। पूरे गुवाहाटी सिटी को एक इंटीग्रेटेड तरीके से देखिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका ट्रांसपोर्टेशन, सीवेज सब देखिए तो स्मार्ट सिटी मिशन बने ना। इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए, एक्सक्लूजनरी अप्रोच लिया गया है स्मार्ट सिटी मिशन में, और यही कारण है कि स्मार्ट सिटी मिशन ने वो आउटकम नहीं दिया है जो एक्सपेक्टेड था। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लगा करके और कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी हो गया, ऐसे नहीं होगा स्मार्ट सिटी। दैट इज़ वन क्रिटिसिज्म ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन, इट अडॉप्टेड exclusionary approach. The next article is about Sarmat missiles, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. ये क्या है करंट न्यूज़, पहले ये देखते हैं। तो रसिया ने एक नया इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप किया है, उसकी टेस्टिंग की है, जिसका नाम है सरमत। इसको उसने अपने ही एक रीजन जिसका नाम है प्लेसेटेस्क रीजन से फायर किया है टू कामचटका पेनिनसुला, जो रसिया को ही बिलोंग करता है। तो रसिया अपने वेस्टर्न रीजन प्लेसेटेस्क से इसको फायर किया है इन इट्स फार ईस्ट रीजन कामचटका पेनिनसुला, जिसके बीच का डिस्टेंस लगभग 6000 किलोमीटर है। और इस तरीके से उसने अपने इस सरमत मिसाइल को टेस्ट किया है। सरमत मिसाइल रसिया का सबसे मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है अभी तक का, और उसने अपने पुराने सारे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को धीरे धीरे रिप्लेस करना शुरू कर दिया है विद दिस सरमत मिसाइल विच इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वन। इसका टेक्निकल नाम है RS-28 सरमत। नेटो कंट्री जिसको सैतान 2 नाम से बुलाते हैं, सैटान 2, सैटेनिक बुलाते हैं, मतलब इसको निगेटिव डेरोगेटरी वर्ड की तरह बुलाते हैं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। एक बार में 10 से भी ज़्यादा वॉर हेड्स, यानी कि एक बार में 10 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को ये कैरी कर सकता है। इट ऑल्सो कैरीज डेकोय सिस्टम। डेकोय सिस्टम मतलब सैटेलाइट्स को और रडार्स को चकमा देने की भी काबिलियत है इसके पास। सैटेलाइट्स और रडार्स इसको कैच या ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे, तो इसके पास डेकॉय सिस्टम है टू कन्फ्यूज द रडार्स ऑफ एनिमी। इसका रेंज इतना ज़्यादा है, आप देखिए 11000 से लेकर के 18000 किलोमीटर तक इसके पास कैपेबिलिटी है कि अर्थ के दोनों पोल्स को हिट कर सकता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को हिट कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें डेकॉय सिस्टम लगा है, एंड दैट इज़ हाउ इट हैज़ कैपेसिटी to avoid the tracking system of countries like USA, चाहे सैटेलाइट बेस्ड ट्रैकिंग हो, रडार हो या ग्राउंड बेस्ड रडार हो। जो सरमत नाम है वो कहाँ से आया है? तो रसिया के ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब जो रसिया के स्टेपीज रीजन में रहते हैं, उनका नाम है सरमत, वहीं से ये नाम सरमत मिसाइल उन्होंने अडॉप्ट किया है। अब सरमत एक बैलिस्टिक मिसाइल है, तो क्या होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल वो भी ज़रा देख लेते हैं। देखो बैलिस्टिक मिसाइल किस तरह से काम करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल को ऐसे एक ट्रैजेक्टरी पे हिट किया जाता है, फायर किया जाता है, और उसके बाद वो अपने आप ही पहले तो ऊपर जाता है बिकॉज ऑफ द थ्रस्ट गिवन, इनिशियल वेलोसिटी गिवन, और फिर ग्रेविटी के कारण वो फिर नीचे आकर के अपने टारगेट को हिट करता है। मतलब मुद्दा ये है कि एक बार बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ दिया गया तो बीच में उसकी प्रोपल्सन खत्म हो जाती है। देयर इज़ नो एक्टिव प्रोपल्सन ड्यूरिंग द फ्लाइट। एक बार हिट कर दिया आपने, जैसे रॉकेट कैसे आप करते हैं, रॉकेट एक बार चला दिया अब वो अपने आप जा रहा है, राइट? वैसे ही बैलिस्टिक मिसाइल को एक बार हिट कर दिया, वो अपने आप थ्रस्ट, इनिशियल थ्रस्ट के कारण ये जा रहा है,
और बाद में एक हाइट के बाद ये ग्रेविटी के कारण नीचे आएगा और अपने टारगेट को हिट करेगा। मुद्दा ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल बीच रास्ते में अपना कोर्स नहीं बदल सकता। एक बार हिट कर दिया तो जहां आपने हिट किया वहीं जा करके वो गिरेगा। तो बैलिस्टिक मिसाइल का क्या रेंज होगा, दैट डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल वेलोसिटी, ग्रेविटी, किस एंगल से उसको हिट किया गया है, एयर का रेजिस्टेंस, अर्थ का कोरियोलिस फोर्स, ये सब कुछ पे डिपेंड करेगा बैलिस्टिक मिसाइल का ट्रैजेक्टरी एंड रेंज। जबकि ठीक इसके विपरीत होता है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल एक तरह का गाइडेड मिसाइल होता है जो आप बैठे बैठे उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसको आप बीच रास्ते में उसकी मैनूवरिंग कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। क्रूज मिसाइल अपने कांस्टेंट स्पीड से चलता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल अपना स्पीड बदलेगा, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होगी, फिर जब एक बार एक जगह जाकर के स्पीड जीरो हो जाएगी, फिर वो जब नीचे गिरेगा तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी। जबकि क्रूज मिसाइल का स्पीड मोर और लेस कांस्टेंट रहता है और ये लंबे दूरी तक अपने वॉर हेड को डिलीवर करता है विथ हाई प्रिसीजन। ये बीच रास्ते में भी अपनी ट्रैजेक्टरी बदल सकता है। क्रूज मिसाइल कैन बी सुपरसोनिक, मतलब इट कैन हैव स्पीड मोर देन साउंड, इट कैन बी सबसोनिक, मतलब स्पीड लेस देन साउंड। तो बैलिस्टिक मिसाइल से कहीं ज़्यादा प्रिसीजन होता है। बैलिस्टिक मिसाइल इस तरह का होगा, ग्रेविटी के कारण जाएगा फिर अपने टारगेट को हिट करेगा। तो बैलिस्टिक मिसाइल हाइयर एटमॉस्फेयर में जाता है, प्रिसीजन कम होता है, जबकि क्रूज मिसाइल गाइडेड होता है, हाई प्रिसीजन होता है, इसमें जेट इंजन या रैमजेट इंजन लगा रहता है, ये लो एटमॉस्फेयर में चलता है। इस टॉपिक के बेसिस पे 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखे हैं। प्लीज अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट 400th प्रकाश पूरब ऑफ गुरु तेग बहादुर जी एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। तो गुरु तेग बहादुर जी के बारे में देखते हैं। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1621 में हुआ था, 1621, एंड ही डाइड इन 1675। ही वॉज 9th ऑफ 10 सिख गुरुज। तो सिख लोगों के 10 गुरुज हैं, उनमें से ये 9th गुरु थे। ठीक है। ही वॉज बिहेडेड इन 1675। तो इनको एग्जीक्यूट कराया था औरंगजेब ने। तो ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब इन 1675। ही वॉज बोर्न इन अमृतसर इन 1621 एंड ही वॉज यंगेस्ट सन ऑफ 6th गुरु हरगोबिंद सिंह जी। उन्होंने 115 पंक्तियाँ लिखी हैं या हिम्स लिखे हैं जिसको गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है, विच इज़ मेन टेक्स्ट बुक ऑफ सिखिज़म। ओरिजिनली इनका नाम त्यागमल था, लेकिन बाद में उनकी गैलेंट्री के कारण अगेंस्ट मुगल फोर्सेज उनको गुरु तेग बहादुर नाम दिया गया। ही बिल्ट आनंदपुर साहिब सिटी एंड एज ए सेड ही वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन ऑर्डर्स ऑफ औरंगजेब। गुरु तेग बहादुर जी के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 21 अप्रैल 2022 यानी कि कल का दिन, इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज 400th प्रकाश पूरब या बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर जी। तो इस साल गुरु तेग बहादुर जी न्यूज में हैं, 400वां प्रकाश पूरब है, इस कारण से इनसे रिलेटेड सवाल आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आयुष वीजा एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, आयुष सेक्टर को लेकर के भारत सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। मैंने आपको बताया कि एक आयुष सेंटर भी खोला गया, राइट, कल ही मैंने बताया जामनगर में। आयुष का फुल फॉर्म कल भी मैंने बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। आयुष सेक्टर को डेवलप करने के लिए 2014 में भारत सरकार ने एक अलग से मिनिस्ट्री बना दी थी, आयुष मिनिस्ट्री। आयुष मिनिस्ट्री का मेन पर्पस का या काम क्या था? एजुकेशनल स्टैंडर्ड सेट करे इंडियन सिस्टम्स में इन आयुष की क्या पढ़ाई करनी होगी, कैसे डिग्री मिलेगी आयुष सिस्टम के अंदर, रिसर्च के पूरे सेटअप को वो स्ट्रेंथन करे और प्रॉपर एक स्टैंडर्डाइजेशन करे। दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुष मिनिस्ट्री। उसके अलावा अलग अलग स्कीम्स बनाए आयुष सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, और आयुष सेक्टर के जो मेडिसिन्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स को सेट करे, उनके इफिकेसी को डिटरमाइन करने के लिए स्टैंडर्ड को सेट करे। दैट वाज द गोल ऑफ आयुष मिनिस्ट्री। नेशनल आयुष मिशन इस पर्पज से रन किया गया है। नेशनल आयुष मिशन इज ए स्कीम दैट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अब आयुष सेक्टर को फर्दर प्रमोट करने के लिए हाल फिलहाल में भारत सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे एक ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट कराया गया है हाल फिलहाल में गांधीनगर गुजरात में, जिसमें कोशिश की जा रही है कि आयुष सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बुलाया जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया जाए। उसके अलावा आयुष वीज़ा स्टार्ट किया है। आयुष वीज़ा कैसा होगा? एक तरह का मेडिकल वीज़ा होगा। मान लीजिए कि विदेशी कोई इंसान, किसी दूसरे देश में रहने वाला इंसान, उसको अगर आयुष के अंतर्गत कोई ट्रीटमेंट लेना है तो उसको एक स्पेशल वीज़ा मिलेगा जो आयुष ट्रीटमेंट
के लिए वो इंडिया में आकर के आयुष ट्रीटमेंट को अवेल कर पाएगा। तो दिस विल बी ए स्पेशल काइंड ऑफ मेडिकल टूरिज्म। तो कभी टूरिज्म प्रमोट करने पे क्या इनिशिएटिव लिया है भारत सरकार ने, तो उसमें आप लिख सकते हो कि हाल फिलहाल में आयुष वीज़ा इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके अलावा जो हमारे देश की एजेंसी है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो फूड रिलेटेड स्टैंडर्डाइजेशन करती है, उसने कॉन्सेप्ट लाया है आयुष आहार का, जिसमें जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आयुर्वेदा के अंदर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं उसके स्टैंडर्ड को सेट करेगा। जो हर्बल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं उसके स्टैंडर्ड को सेट करेगा। एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें लगता है कि हर्बल होगा तो अपने आप हेल्दी होगा, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर्बल प्रोडक्ट के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं और आयुष आहार के अंतर्गत अब FSSAI हर्बल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के भी स्टैंडर्ड्स को सेट करेगा। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट pure green hydrogen plant and this topic is important from our syllabus GS paper 5 assignment issues point of view। ग्रीन हाइड्रोजन तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ क्या चीज़ होती है। देखो, हाइड्रोजन बनाने के अलग अलग तरीके हैं। हाइड्रोजन 3 तरह के होते हैं, ग्रे, ब्लू या ग्रीन। अब ये तीनों ही हाइड्रोजन, ऐसा नहीं कि अपने आप में कोई अंतर है, ये हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन होता है, लेकिन उनके बनाने के तरीके पे उनको अलग अलग क्लासिफाई किया गया है, ग्रे, ब्लू या ग्रीन। ग्रीन हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, उसके तुलना में ब्लू हाइड्रोजन कम इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है और ग्रे हाइड्रोजन लीस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। कैसा है, ये ग्रे हाइड्रोजन बनाते टाइम में नेचुरल गैस को डाला जाता है और नेचुरल गैस से हाइड्रोजन को निकाल लिया जाता है और CO2 का एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। तो ये लेस इन्वायरमेंट फ्रेंडली हुआ ना, इनफैक्ट इन्वायरमेंटल डिस्टर्बिंग हुआ। ब्लू हाइड्रोजन में नेचुरल गैस को डाला जाता है, हाइड्रोजन लिया जाता है, लेकिन CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है अंडरग्राउंड स्टोरेज। तो ये इसके तुलना में, ग्रे के तुलना में ब्लू हाइड्रोजन कम इन्वायरमेंटल डिस्टर्बिंग हुआ। सबसे अच्छा होता है ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन में कैसा है कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करा के हाइड्रोजन बना लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं इन्वायरमेंट में। तो ये तो सबसे अच्छा हुआ, CO2 के बदले में ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, तो दिस इज वाई इट इज नोन एज ग्रीन हाइड्रोजन। अब न्यूज ये है, APSC पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जोरहट के अंदर इंडिया का फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन किया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किया है ये इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, जो 99.999% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगा। अभी तो इसकी कैपेसिटी है 10 किलोग्राम पर डे, बाद में इसको बढ़ा करके 30 किलोग्राम पर डे तक किया जा सकता है। इसके अंतर्गत जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो है अनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, AEM। ये यही वाला है, इसका बस टेक्निकल नाम है अनायन एक्सचेंज, जैसे कैटायन और अनायन होता है ना, वो अनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है, AEM। ये इंडिया का पहला ऐसा प्लांट है जहाँ पे AEM टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मुझे लगता है APSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वैसे तो UPSC में भी आ सकता है कि इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ है, जोरहट में है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। सबमरीन वागासीर रिसेंट इट हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर P75 प्रोजेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, बट इट इज़ नॉट ए न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, इट इज डीजल अटैक सबमरीन, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। और नेशनल सिविल सर्विसेज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 21 अप्रैल सिंस इंडिपेंडेंस, दिस इज रॉन्ग, इट इज सेलिब्रेटेड सिंस 2006 एंड इट इज़ नॉट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार पटेल। इस दिन सरदार पटेल ने IAS प्रोबेशनर्स को एड्रेस किया था, इसलिए दोनों स्टेटमेंट ही गलत हैं। और पर्यटन संजीवनी लोन बिटवीन 1 to 20 lakh will be extended to the local youth, so the correct answer is option C. That's all from our side for today. Thanks for watching.